नमस्कार बच्चों, बजरंग सर साइंस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद भी आ रहा होगा। तो आज हम अध्याय नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इस दूसरे नंबर चैप्टर को अच्छी तरह से हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय नंबर 2 की। तो उसका नाम क्या है? तो अम्ल, क्षारक एवं क्या नाम है? लवण है। इसके बारे में हम क्या है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अम्ल की। तो अम्ल होता क्या है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि अम्ल क्या है। कि अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। ये एसिड शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है। किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। किससे बना है? एसिडस से। और इस एसिडस शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। इस एसिडस शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। इसीलिए अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होंगे? अपने पास खट्टे होंगे। अम्ल स्वाद में कैसे होने वाले हैं? खट्टे होने वाले हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से याद रख लेनी चाहिए। तो इसकी ये क्या होगी? अपनी डेफिनेशन हो चुकी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इनके गुणधर्मों की। तो सबसे पहला गुणधर्म अपने पास आ जाता यही कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि अम्ल स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। अगर दूसरी बात करें कि अम्लों की जो पीएच सांद्रता है वो 0 से 6.9 के बीच होती है। तो ये भी हमने याद रखना है कि पीएच सांद्रता जो होती है वो पीएच सांद्रता कितनी होती है? 0 से 6.9 के बीच होती है। कितनी होती है? 0 से 6.9 के बीच होती है। तीसरा पॉइंट अपने को याद रखना, एक नाम याद रख लेना आप, अनिल। क्या याद रख लेना? अनिल नाम याद रखना है। अब इसी नाम से अपने को ये कंफ्यूज रहता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है या लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है। ये हमें अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा आज। तो अम्ल क्या करता है? ए का अर्थ अम्ल हो गया, नी का अर्थ नीला, ले का अर्थ लाल। अर्थात अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस पत्र को क्या करने वाला है? लाल करने वाला है। तो ये हमें याद रह जाएगा क्या कि अम्ल जो होगा वो क्या करेगा? नीले लिटमस को क्या करेगा? नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ये बात भी हमें याद रखनी है। और चौथा पॉइंट जो आता है अपने पास वो क्या आता है कि अम्ल जो होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। H+, कौन से आयन का? हाइड्रोजन आयन का क्या करते हैं? ये त्याग करते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम हो जानी चाहिए कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। पीएच सांद्रता 0 से 6.9 के बीच होती है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। और अम्ल जो होता है वो H+ आयन का क्या करता है? त्याग करता है। अब बात कर लेता हूं मैं क्षारक की कि क्षारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। वैसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधा सा अपने को याद रखना है जो इसके मुख्य बिंदु हैं। इसी के जैसे विपरीत इसके क्या होने वाले हैं? मुख्य बिंदु होने वाले हैं। जैसे पहली बात करूं मैं कि क्षारक जो होते हैं वो क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? अपने पास कड़वे होते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्षारक स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। दूसरी बात करूं पीएच सांद्रता की, तो जो पीएच सांद्रता है वो 7.1 से 14 के बीच होती है। कितनी होती है? 7.1 से 14 के बीच होने वाली है। तीसरा पॉइंट जो आता है, अम्ल नीले को लाल करता है। तो क्षारक क्या करेगा? लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्या कर देगा? नीला कर देगा। ये बात भी हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो तो चौथा पॉइंट आता है वो क्या आता है अपने पास कि क्षारक जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, अर्थात
OH माइनस आयन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। आपको अंतर यहां पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप 4 अंतर आप लिख देना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाने वाला है। अब देखो हमने 0 से 6.9 तक तो अम्ल पढ़ लिया, 7.1 से 14 तक क्या पढ़ लिया, क्षारक पढ़ लिया। अब pH जो 7 होता है वो pH 7 किसका होने वाला है, जिसका एकमात्र उदाहरण क्या है हमारे पास, जल है। क्या है, जल है। क्यों है, कारण क्या है इसका, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। क्यों, इसका उदाहरण क्या आ जाता है अपने पास, H2 आ जाता है, जल आ जाता है। क्योंकि जल में न तो कोई रंग होता है, न कोई गंध होती है और न कोई स्वाद होता है, इस कारण इसका pH मान कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। अच्छी तरह से बात आ गई समझ में। अब देखो आगे अपना पढ़ते हैं लवण के बारे में कि लवण क्या होता है। अम्ल पढ़ लिया, क्षारक पढ़ लिया, अब देखो बात करते हैं लवण की कि लवण क्या होता है। देखो लवण क्या होगा कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता, और लवण के साथ क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, लवण के साथ क्या बनता है, जल बनता है। ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, अपन ने एक साइड ले लिया HCl अम्ल और एक साइड ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया, तो इससे क्या बनेगा। देखो अम्ल जो होता है वो H+ आयन का त्याग करता है, और क्षारक जो होता है वो OH माइनस आयन का क्या करता है, त्याग करता है। तो ये प्लस तो ये वाला, माइनस तो ये माइनस तो ये वाला, प्लस ये प्लस वाला इस वाले माइनस के साथ, और ये प्लस वाला इस वाले माइनस के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, तो जैसे ही NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस में क्या बन जाएगा, अपना H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब देखो ये NaCl जो है वो एक प्रकार का क्या है, लवण है, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, नमक कहा जाता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो वो हमारे पास क्या आता है, सोडियम क्लोराइड। क्या आता है, सोडियम क्लोराइड आएगा। याद रह जाएगी बात कि इसका नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होगा। देखो अब बात करते हैं, लवण हो गया, अब बात करता हूं मैं परबल अम्ल की। ठीक है, परबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, परबल क्षारक क्या होता है और दुर्बल क्षारक क्या होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। देखो परबल अम्ल क्या है, परबल अम्ल, परबल अम्ल क्या होने वाला है कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन अम्लों को क्या कहा जाता है, परबल अम्ल कहते हैं। तो देखो परबल अम्ल का दो उदाहरण अपने को याद रखने हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा कौन सा है, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगर मैं बात करूं दुर्बल अम्ल की कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल में सिर्फ थोड़ा सा अंतर क्या है कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, उन अम्लों को क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले लिया अपन ने, CH3 COOH एसिटिक अम्ल ले लिया, तो ये दो इसके क्या हैं, उदाहरण है किसके, दुर्बल अम्ल के। ठीक है, ये भी अपने को एग्जाम्पल में यहां से MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है कि परबल अम्ल का उदाहरण क्या है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर आती है परबल क्षारक की कि परबल क्षारक क्या होने वाला है। देखो परबल क्षारक सिर्फ डेफिनेशन में नाम ही चेंज करना है, अम्ल की जगह आपको लिखना है सिर्फ क्षारक। हमने पढ़ा था परबल अम्ल में वे अम्ल, लेकिन यहां क्षारक में क्या आएगा, वे क्षारक। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन क्षारकों को क्या कहा जाता है, परबल क्षारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो इसके क्या होने वाले हैं, उदाहरण होने वाले हैं। अब बात करता हूं मैं दुर्बल क्षारक की। ठीक है,
अब दुर्बल क्षारक क्या होगा कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, उन क्षारकों को क्या कहा जाता है, दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये बातें अपने को क्या रखनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन, लवण हो गया, सूचक होता है, एक क्या होता है, सूचक। कि सूचक क्या होगा, सूचक के बारे में हमें क्या करना है, पता करना है कि सूचक काम क्या आता है। ये जो सूचक जो होता है वो किसी भी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सूचकों का उपयोग करते हैं। अब देखो कुछ एक तो प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और कुछ कृत्रिम सूचक भी होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होंगे और कृत्रिम सूचक कौन कौन से होंगे, इनमें सिर्फ आपको दो दो उदाहरण याद रखने हैं। वो उदाहरण मैं आपको आज बता देता हूं और दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करें तो एक प्राकृतिक सूचक आ जाता है हल्दी, और दूसरा आता है पुष्प की पंखुड़ियां। क्या आती है, पुष्प की पंखुड़ियां इसका उदाहरण है। अगर बात करूं कृत्रिम की, कृत्रिम में दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक तो फिनोप्थिलीन, ठीक है, और दूसरा अपने को याद रखना है मेथिल ऑरेंज। क्या याद रखना है, मेथिल ऑरेंज आपको याद रखना है। क्या है, प्राकृतिक सूचक में हल्दी और पुष्प की पंखुड़ियां, और कृत्रिम सूचक में फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, इसके क्या है, उदाहरण है अपने पास। तो सूचक के बारे में पता चल गया। अब सूचक के बाद क्या आता है, परबल अम्ल हो गया। अब देखो पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, अब देखो पीएच स्केल, पीएच स्केल, देखो पीएच स्केल क्या होगा। पीएच स्केल को सर्वप्रथम देखो सन 1907 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने इस पीएच को क्या किया था, परिभाषित किया था। देखो यहां जो पी शब्द है वो जर्मन भाषा के पुसांस से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया, जर्मन भाषा के पुसांस शब्द से लिया गया। अगर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसको क्या होगा, पावर होगा। पावर अर्थात शक्ति, क्या होगा, पावर अर्थात क्या होगा, शक्ति, अर्थात पावर ऑफ क्या हो जाएगा, एच का अर्थ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है। एच का अर्थ क्या होने वाला है अपने पास, यहाँ हाइड्रोजन होने वाला है। पावर ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति ही क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि 1 लीटर जल में उपस्थित, 1 लीटर जल में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता उस पदार्थ की पीएच कहलाती है। क्या कहलाती है, उस पदार्थ की पीएच कहलाती है। अब पीएच स्केल जो होता है इसमें 0 से लेकर के कितने मान अंकित होते हैं, 14 मान अंकित होते हैं। कितने मान अंकित होते हैं, 0 से 14। और वस्तु 7 पर क्या होती है, उदासीन होती है। वस्तु 7 पर क्या होती है, उदासीन। 0 से 6.9, 0 से 6.9 तक तो क्या होंगे, अम्ल होंगे। 7.1 से 14 तक क्या होंगे, क्षारक होंगे। क्या होंगे, क्षारक होंगे। जैसे 7 से 0 की तरफ आएंगे, अम्लीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी इसकी। ठीक है, अब जैसे ही 7.1 से जब 14 की तरफ जाएंगे तो उस समय जो क्षारक है उन क्षारकों की प्रवृत्ति क्या होगी, क्षारकों की प्रवृत्ति का मान क्या होगा, बढ़ेगा अपने पास। तो ये था अपना पीएच स्केल। अब एक परिभाषा और है, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको कि पीएच बराबर क्या याद रखना है, पीएच बराबर -log10 की पावर आयन। सिर्फ परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है,
वो अंतर क्या है याद रखना कि 1 लीटर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, यहां तक परिभाषा सेम है। फिर क्या याद रखना है, ध्यान रखना, क्या 1 लीटर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लोग का अर्थ इसने लिया है लोगेरिथम। क्या लिया है, लोगेरिथम लिया है। ठीक है, क्या होगा ध्यान से देखना कि 1 लीटर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का माइनस का अर्थ ऋणात्मक लोगेरिथम है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ये बात हमें अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। तो अपने पास पीएच स्केल का पता चल गया। अब देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, वो महत्व भी हमें अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या पीएच के महत्व है अपने पास। ठीक है, देखो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है अम्लीय वर्षा। क्या आती है, पहला ही पॉइंट अपने पास क्या आती है, अम्लीय वर्षा आती है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा क्या है, मैं एक आपको समीकरण बताऊंगा, उस समीकरण पर पूरी थ्योरी आप लिख सकते हैं। क्या कि हमारे वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जब ये गैसें वायुमंडलीय नमी के साथ, जब ये गैसें वायुमंडलीय नमी के साथ क्रिया करेगी तो क्या कर लेंगे, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कर लेंगे, ये निर्माण कर लेंगे। जब ये अम्ल वर्षा जल के साथ जब भूमि पर गिरते हैं तो होने वाली जो वर्षा है वो वर्षा कौन सी वर्षा कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। कौन सी वर्षा कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा के कारण अगर हमारे बात करें ऐतिहासिक धरोहरों में, जैसे ताजमहल जो है, उस ताजमहल का जो संगमरमर पत्थर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। वो किसके कारण से, इसी अम्लीय वर्षा के कारण से हो रहा है। मिट्टी का जो उपजाऊपन है, वो मिट्टी का उपजाऊपन भी क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मिट्टी में क्या है, पौधों को उगने की जो क्षमता है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब ये पेड़ पौधों पर गिरेगी तो पेड़ पौधों की पत्तियां जल करके क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर ये हमारी त्वचा पर या जीव जंतुओं की त्वचा पर गिरती है तो क्या हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये थी अपनी अम्लीय वर्षा। तो पहला पॉइंट अपने पास पूरा हो गया। अब दूसरा पॉइंट अपने पास आता है दंत क्षरण। क्या आता है, दंत क्षरण। दूसरा पॉइंट जो है वो है अपने पास दंत क्षरण या दंत क्षय होता है। क्या होता है, दंत क्षरण या दंत क्षय होता है। अब देखो दंत क्षरण और दंत क्षय क्या है कि जब भी अपन भोजन करते हैं तो भोजन के छोटे छोटे जो कण हैं वो हमारे दांतों के बीच क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिस कारण हमारे दांतों में क्या है, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस कारण से हमारे दांतों पर एक पीले रंग की परत जमा हो जाती है और साथ ही साथ हमारे दांतों के ऊपर एक इनेमल आवरण पाया जाता है। उस इनेमल आवरण को भी ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपन मुख का जो पीएच मान है वो हमेशा आपको याद रखना है 5.5 होता है। कितना होता है मुख का, 5.5। जब भी भोजन करेंगे तो दांतों में कण जो है वो भोजन के कण फंस जाएंगे, इसके कारण मुख का जो पीएच मान वो 5.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारे दांतों पर इनेमल आवरण को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जिससे दांतों में दर्द भी होता है। जब भी कुछ ठंडा या मीठा कुछ भी खाएंगे तो उस समय उस दांतों में क्या होगा, दर्द होगा। तो इस दांतों के दर्द को बचने से या दांतों के ऊपर पीली परत का निक्षेपित होने से बचाने के लिए या इनेमल आवरण को नुकसान होने से बचाने के लिए हमें कम से कम दिन में 2 बार टूथपेस्ट का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। फिर देखो आता है तीसरा पॉइंट जो आता है वो है कीटों का डंक या मधुमक्खी का डंक। कीटों का डंक या
मधुमक्खी का डंक। देखो अब इसमें देखो, सबसे पहले कीट, मधुमक्खी, ततैया जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, या यूं कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब देखो क्या है कि जब भी अपने ततैया या मधुमक्खी या चींटी, लाल चींटी जो होती है, जब भी डंक लगाती है तो डंक लगाने के साथ ही साथ इस फॉर्मिक अम्ल का स्राव अपने शरीर में भी कर देती है, जिससे शरीर में एक तो जलन होती है और जलन के साथ क्या होता है, सूजन भी उत्पन्न होती है। इस जलन और सूजन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो किसी धातु की छड़ से उसको रगड़ा जाता है, या बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडे का क्या किया जाता है, उस पर मॉलिश की जाती है, जिससे उसका प्रभाव जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक बात और याद रखनी है कि नेटल पादप एक जंगली पादप है, जो भी क्या है, जब भी यह किसी भी संवेदनशील त्वचा के जैसे ही संपर्क में आएगा तो इस नेटल पादप जो है, उस नेटल पादप के कारण क्या है, हमारी त्वचा में जलन और सूजन होने लग जाती है। इस जलन और सूजन को कम करने के लिए इसी पादप के पास एक दूसरा डोक पादप पाया जाता है। अगर इनकी पत्तियों को संवेदनशील त्वचा पर लगा दें तो इसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात भी हमें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट अपने पास क्या आता है, पेट की अम्लीयता। क्या आता है? पेट की अम्लीयता आता है। कि पेट की अम्लीयता क्या है, कि हमारा जो आमाशय है, इस आमाशय में HCl अम्ल का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि इस अम्ल का निर्माण नहीं हो रहा है तो भोजन का पाचन नहीं होगा। यदि इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो उस समय क्या है, हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। इस एसिडिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, अति अम्लता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति अम्लता कहा जाता है। अगर अति अम्लता हो जाए तो अपन क्या करते हैं, तुरंत इनो लेते हैं। तो इनो की जगह, क्योंकि इनो में क्या होता है, क्षारक होता है, और ये क्या है, अम्ल है। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके उसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देते हैं। तो इसमें हमें या तो इनो का प्रयोग करेंगे या किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जो एंटी एसिड के रूप में भी क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, जो पेट की अम्लीयता को भी क्या करता है, कम करता है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।